नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश स्वराज करियर में और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। डॉक्टर बनने का सपना लाखों की संख्या में छात्र देखते हैं। यही कारण है कि हर साल नीट की परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं। अगर आप दंत चिकित्सक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, किस विषय से पढ़ाई करनी होती है, कॉलेज में प्रवेश कैसे मिलता है, फीस क्या होती है, इस तरह के तमाम सवाल आपके जहन में आते हैं। चलिए आपको बताते हैं बीडीएस प्रवेश की पूरी प्रक्रिया। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शमा श्रीवास्तव, सीनियर लेक्चरर, डिपार्टमेंट पीरियडोडेंटोलॉजी, भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल। शमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि आखिर बीडीएस होता क्या है और किस तरीके से जो स्टूडेंट्स है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बीडीएस एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म हम देखते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसके थ्रू हम इस कोर्स में हम एडमिशन ले सकते हैं। एक एग्ज़ाम होता है नीट, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके थ्रू हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी काउंसलिंग अभी चल रही है। इफ़ स्टूडेंट्स वांट टू गेट एंटर इन दिस कोर्स, अभी भी चल रही है काउंसलिंग। तो इसके थ्रू हम ये बीडीएस एक ऐसा कोर्स होता है जो कि अपने आप में यूजी लेवल पे ही एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए तो आपको एक जनरल आपका पूरा बॉडी का पढ़ना है, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करेंगे। लेकिन बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम यूजी लेवल पे ही एक स्पेशलाइज्ड कोर्स ही कर रहे हैं। जी, अगर बात की जाए कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सपना देखते हैं कि हमें एमबीबीएस ही करना है, लेकिन समहाउ ऐसी चीजें आती है जैसे कट ऑफ जो है वो अगर हाई चला जाता है तो उनके पास अलग ऑप्शंस भी होते हैं। तो अगर बीडीएस कोई स्टूडेंट ले रहा है तो आगे क्या स्कोप है उसके लिए, किस तरीके से वो आगे जाके परस्यू कर सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात करें? बिल्कुल, बीडीएस के बाद एक्चुअली बीडीएस में भी हम आधा जो कोर्स है वो जैसे कि एमबीबीएस डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं, हम लगभग 3 साल वही पढ़ाई करते हैं। आखिर का जो 1 साल होता है उसमें बीडीएस की ही अलग अलग 7 ब्रांचेस होती हैं, उसके बारे में स्पेशलिटी के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो वो एक अपने आप में बहुत बेहतर चीज़ है जिससे आप बीइंग अ डॉक्टर सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस। इसके बाद में स्पेशलाइजेशन के लिए अगर आपको जाना है तो इसमें भी काफ़ी स्कोप है। यू हैव वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस लाइक वी हैव इन दी एमपी, भाभा यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड इन दिस। तो आप उसमें आप डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ब्रांचेस में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अलग से जैसे बच्चों का आप पीडियाट्रिशियन रहते हैं, वैसे पीडियाट्रिक डेंटल सर्जन्स रहते हैं, बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। इसके अलावा मसूड़ों की जो भी बीमारी होती है उसके लिए पेरियो एक ब्रांच होता है, पेरियोडोंटोलॉजी। उसमें पायरिया, मसूड़ों से खून आना, ये जो भी आपके स्माइल्स का करेक्शन है, आजकल एस्थेटिकली भी बहुत एडवांस हो गया है जी। तो बेसिकली देखा जाए तो बीडीएस जो अभी इवॉल्विंग है, इवॉल्विंग ब्रांच है, तो आपको इसमें बहुत सारा स्कोप है आगे बढ़ने के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, एंड यू कैन डू मैनी मोर। जी शमा जी, एक सवाल मेरे मन में है कि क्या देखा जाए तो आज का जो माहौल है, बच्चे भी जो है मीठा खाने से बाज नहीं आते और बड़े भी जो है वो भी मीठा खाने से बाज नहीं आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक आपने बताया कि जिस तरीके से दांत खराब हो जाना, पाइरिया जैसी प्रॉब्लम्स, और भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जैसे आईआरसीटी कराना पड़ता है, और ब्रेसेस की जैसे एक जो स्माइल है, अगर किसी को अपनी स्माइल अच्छी चाहिए तो ब्रेसेस की नीड होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पेशलाइजेशन होते हैं वो किस तरीके से वेराई करते हैं? क्या इसके लिए कुछ अलग से अप्रूवल लेना होता है या फिर उसके लिए जो अपीयरेंस होता है उसकी कोई गाइडलाइंस होती है? देखिए, एक बार आपने आपका बीडीएस कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम नीट पीजी आपको क्रैक करना पड़ता है। उसके डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ यू कैन गेट वेरी गुड कॉलेजेस, और उसी के हिसाब से आपको ब्रांचेस मिलती हैं। ओरल सर्जरी का ब्रांच होता है, देन यू हैव कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिक्स जिसमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, कैविटीज़ को फिलअप करते हैं। बच्चों के लिए ये सेपरेट पूरा रहता है, उसमें सभी ब्रांचेस इंक्लूड हो जाएंगी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। एंड देन वी हैव पेरियो डिपार्टमेंट जो आपके गम्स, स्माइल, ओवरऑल गम हेल्थ को आपके
रखता है, ठीक। देन यू हैव पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ओरल पैथोलॉजी। देन यू हैव ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपको सभी तरह के रेडियोग्राफ, एक्सरे, CBCT, IOPA, OPGs, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप सभी तरह की चीज़ों के स्पेशलाइजेशन इसमें कर सकते हैं। जी शमा जी, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से BDS की तरफ कोई स्टूडेंट रुक करता है, तो बेसिकली जो काउंसलिंग होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कट ऑफ जो है पहली काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग में वेराई करता है? देखिए, ये तो हर बार एग्ज़ाम के बाद जो भी रिजल्ट आएगा कट ऑफ उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो कट ऑफ रहता है वो डिपेंड करता है कितना हाईएस्ट मार्क्स गया है, उस क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। तो ये एक फिक्स नहीं है, ये जो भी नंबर आएंगे उसके हिसाब से कट ऑफ वेरी करेगा। एक काउंसलिंग के बाद, अभी जैसे सेकेंड काउंसलिंग चल रही है, सो नाउ यू हैव काउंसलिंग इज गोइंग ऑन with in the general category we have 162 cut off, for the OBC, SC and ST we have 129 cut off। तो जिन भी बच्चों ने 12th क्लियर कर लिया है, वो BDS करना चाहते हैं या 1 साल और ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, तो BDS इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि आप उसमें आधे से ज़्यादा मेडिकल पढ़ ही रहे हैं, अलग से आप स्पेशलाइजेशन कर ही रहे हैं, तो ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन, अगर आप में स्किल है, आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसे करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप बिल्कुल ये काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं और BDS के एडमिशन में ले सकते हैं सर। जी शमा जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें MBBS ही करना है तो वो ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन समहाउ ऐसा भी हो जाता है कि सेकेंड ड्रॉप आउट में भी उनका वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो इट्स बेटर ऑप्शंस की लाइक वो BDS कर ले, और उसके अलावा और भी ऐसे अदर ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल रहते हैं। तो एक चीज और है कि क्या प्राइवेट और गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं जो एडमिशन देते हैं BDS पे, उनके कट ऑफ क्या अलग अलग होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है बेसिकली? देखिए, कट ऑफ तो अलग नहीं होते हैं, वो आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ होते हैं, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन होता है उसमें ब्रांचेस पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स भर जाती हैं और बाद में फिर प्राइवेट कॉलेजेस को दिया जाता है वो मौका। तो इसमें ऐसा कुछ भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको उतनी ही अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, उतनी ही अच्छा पेशेंट फ्लो मिलेगा, उतने ही स्किल्ड आपको टीचर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे जो आपको सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बच्चे बिल्कुल जो फिर से ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं वो बिल्कुल इस ऑप्शन को ले सकते हैं। जी, अगर कोई स्टूडेंट BDS के लिए अपेयर कर रहा है, और जैसे हम जानते हैं कि लास्ट जो ईयर होता है BDS पे, MBBS में इंटर्नशिप कराई जाती है, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो BDS जो फील्ड है, इसमें किस तरीके से ऑन ग्राउंड जो ट्रेनिंग है वो जो स्टूडेंट्स उनको दी जाती है? देखिए, लास्ट ईयर जो होता है इंटर्नशिप का, उसमें लगभग बच्चा सब कुछ पढ़ चुका होता है, आप डॉक्टर बन ही चुके होते हैं। उसमें आपको प्रैक्टिकली आगे की स्टेजेस की चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि स्पेशलाइजेशन की तरफ ही होती हैं। हर ब्रांच में, हर जितने भी आपके ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच का 1-1 महीने का या 1.5 महीने का आपका पोस्टिंग रहता है। जैसे ओरल सर्जरी है तो आपको कैसे इम्पैक्टेड टूथ निकालना है, इम्पैक्टेड टूथ जो आपको दिख नहीं रहे हैं, वो दिक्कत कर रहे हैं पेशेंट को, खाना चबाना मुश्किल हो गया है, या कोई माइनर सर्जरीज हैं कई जगह, जैसे ऊपर का पैलेट नहीं है या एक्सीडेंटल केस है, आपके फ्रैक्चर्स हैं, वो सब फिक्स करना उन्हें सिखाया जाता है। पेरियो की बात करें तो आपको सर्जरीज, आपके फ्रीनम है या आपको मसूड़ों में बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट हो गया है, वो सब आपको कैसे ठीक करना है, वो काफ़ी कुछ उन्हें इंटर्नशिप में, एक रोटेटिंग इंटर्नशिप होती है हर डिपार्टमेंट की, तो उन्हें काफ़ी स्किल्ड बना के ही निकाला जाता है वहाँ से। जी शमा जी, जैसे अगर बात करें ब्रेसेस की, जो क्योंकि जो कुछ लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी स्माइल जो है वो अच्छी नहीं है, हमारे जो टूथ है उनके अलाइनमेंट अच्छे नहीं है, सही तरीके से नहीं है, बिल्कुल, तो अलाइनमेंट के लिए वो ब्रेसेस का यूज करते हैं बेसिकली। तो अक्सर हमने ये भी सुना है कि जब ब्रेसेस यूज किए जाते हैं तब कहीं ना कहीं हमारे जो दांत नेचुरली मजबूत होते हैं वो उतने मजबूत नहीं रहते। तो क्या ये सही है कि जो दांत नेचुरली मजबूत है वो ब्रेसेस के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेसेस जो है आपके एस्थेटिक अपीयरेंस को एनहांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, और पेशेंट को विलिंग होता है वो करवाने के लिए।
और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस पकड़ दांतों की कमज़ोर हो रही है हड्डियों से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो एक सदा हुआ ट्रीटमेंट होता है जिसमें दांतों को हड्डियों के साथ में तालमेल के साथ ही आगे और पीछे किया जाता है, जो भी रिक्वायर्ड रहता है एज पर पेशेंट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। और आजकल तो एस्थेटिकली ब्रेसेस में भी बहुत एडवांसमेंट्स आ गए हैं, इनविजिलाइन आ गया है जिसमें ब्रेसेस दिखाई भी नहीं देते हैं और आपका काम भी हो जाता है। तो काफ़ी एडवांसमेंट आ गए हैं और ये सब मिथ है, इट्स नॉट राइट। जी, जैसे शमा जी हम जानते हैं कि आप लेक्चरर है, तो इसी फील्ड में अगर कोई स्टूडेंट आगे जाना चाहता है, लेक्चरर बनना चाहता है, एकेडमिक्स में जाना चाहता है, तो उसको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए? क्या कुछ ऐसे अलग क्राइटेरिया होता है या फिर इसी के थ्रू इसी की स्टडी करके आगे बढ़ते हुए जाते हैं? बिल्कुल, इसके लिए अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन देन यू आर एलिजिबल फॉर द लेक्चररशिप। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है देन यू कैन बिकम सीनियर लेक्चरर। उसमें भी एक बार एकेडमिक्स में जाने के बाद आप बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड कर सकते हैं, क्लिनिकली चीज़ें सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका क्लिनिकल काम रुक जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ भी बच्चों को वही चीज़ें सिखानी है जिससे उनका करियर आगे बढ़ सके। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। वहाँ जाके भी आपको इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बच्चों को एनकरेज करने का मौका मिलता है, उन्हें गाइड करने का मौका मिलता है। एकेडमिक्स में जाके आप पब्लिकेशंस में जा सकते हैं, आपको पेपर्स पब्लिश कराने होते हैं, पोस्टर्स पब्लिश कराने होते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, आप बिल्कुल जा सकते हैं इसके लिए। जी शमा जी, अगर कोई बीडीएस करना चाहता है तो टोटल बीडीएस कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा आता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और प्राइवेट के अकॉर्डिंग? देखिए, ये थोड़ा वेरी करता है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये डिपेंड करता है थोड़ा वहाँ के, क्योंकि कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर्स और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट का थोड़ा सा ये रहता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है, लेकिन रेंज सेम ही रहती है लगभग। तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा इसमें, लेकिन हाँ थोड़ा वेरी तो करता है ये। शमा जी, अगर बात की जाए जैसे इंटर्नशिप कोई स्टूडेंट कर रहा है बीडीएस के बाद, तो एक नॉर्मल स्टाइपेंड कितना दिया जाता है और आगे चल के जिस तरीके से अगर वो जॉब पे लगते हैं तो कितनी सैलरी उनको प्रोवाइड की जाती है स्टार्टिंग में? उसके बाद अगर वो नेक्स्ट लेवल किया करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो क्या सैलरी का क्राइटेरिया होता है? देखिए, सैलरीज में गवर्नमेंट जॉब्स में तो बहुत अच्छा इनका पैकेजेस रहता है। प्राइवेट भी अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है वहाँ। देखिए, जैसे सीनियर लेक्चरर्स हैं तो उनकी 40+ सैलरी होता है। रीडर बन जाते हैं आप तो उसका बाद 80+ सैलरी होता है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छा पैकेज होता है इसमें देने के लिए। तो यू हैव गुड ऑप्शन। एंड प्लस इसके अगर आपने ये किया है तो आप अपने प्राइवेट क्लिनिक्स रन कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द इनकम। आप स्किल्ड हैं तो आप 3-4 सालों में आपका क्लिनिक बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो सकता है और आपको बहुत अच्छा उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जी शमा जी, अगर बात की जाए कि बीडीएस कंप्लीट करने के बाद जैसा हमने देखा कि अलग अलग कोर्सेज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर बात की जाए कोई स्टूडेंट है जिसने एडमिशन ले लिया, कंप्लीट कर लिया, खुद का पर्सनल क्लिनिक भी है, लेकिन वो जो है हॉस्पिटल में भी जाके ड्यूटी कर रहा है, तो क्या ये एक स्टूडेंट कर सकता है या फिर एक डॉक्टर कर सकता है? लाइक कि वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकता है और साथ साथ अपने क्लिनिक में भी टाइम दे सकता है? देखिए, मोस्टली तो डॉक्टर्स का ऐसा हमारे यहाँ इंडिया में तो चलन है ही कि उनका प्राइवेट प्रैक्टिस भी होता है, वो जॉब पे भी होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं होती। आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ में आप अपने प्राइवेट प्रैक्टिस भी रन कर सकते हैं और आप जॉब भी कर सकते हैं। जी शमा जी, जैसे कि आप भाभा यूनिवर्सिटी से है और अभी सेकंड काउंसलिंग जो है वो जारी है, तो अगर जो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीटें नहीं मिली है और वो सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से जो सीटें है वो मिलती है और किस तरीके से उनका जो सेकंड काउंसलिंग का क्राइटेरिया जो पहले काउंसलिंग से डिफर करता है? देखिए, इसमें आपका सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग होता है उसमें आपको बता दिया जाता है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ कहाँ सीट्स हैं और आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स का चॉइस होता है। अब जैसे भाभा यूनिवर्सिटी में अभी चल रही है बीडीएस की काउंसलिंग चल रही है, सीट्स भरी जा रही हैं, तो अभी भी स्कोप है। इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड, आपका कट ऑफ है इतना, जैसा कि मैंने पहले बताया,
जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी, एससी, एसटी, सभी के लिए अभी ओपन है राउंड काउंसलिंग का। तो आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आके देख सकते हैं, कॉलेज में बात कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वी हैव लर्नर, टीचर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम टू ऑप्ट। तो आप बिल्कुल इसके बारे में सोच सकते हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। जी शमा जी, एक चीज़ और है कि अगर कोई स्टूडेंट पीडीएस कर रहा है और समहाउ कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज जो काउंसलिंग होती है उसमें कितना % जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है कंपैरेटिवली जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के अकॉर्डिंग? देखिए, इसमें काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाता है क्योंकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे एक एक नंबर से, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप कोई भी देख लें, एक एक नंबर से आपको बहुत सारे, एक सीट पे कई बच्चे आपको मिलेंगे, एक एक नंबर से बहुत सारी सीट्स में अंतर आ जाता है। तो अब जैसे सेकंड काउंसलिंग की हम बात करें तो अभी जनरल कैटेगरी के लिए 162 हमारा कट ऑफ है, वहीं ओबीसी, एससी और एसटी तीनों के लिए सेम है 129। तो डिफरेंस ऑफ नंबर आप देख सकते हैं फॉर द जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज। तो थोड़ा रिलैक्सेशन, एक्चुअली काफ़ी रिलैक्सेशन है बाकी कास्ट के लिए, तो दोज स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। और क्या फीस स्ट्रक्चर में भी जो है कैटेगरी वाइज डिफर रहता है कि जनरल की थोड़ी डिफरेंट है, ओबीसी की डिफरेंट है, एससी की डिफरेंट है, एसटी की डिफरेंट है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उस अकॉर्डिंग फीस को। तो इसमें कोई गवर्नमेंट के थ्रू कोई ऐसा रिलैक्सेशन उन्हें प्रोवाइड किया जाता है? बिल्कुल, गवर्नमेंट आप SC ST स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ये देती है, रिलैक्सेशन देती है इस चीज़ के लिए। फ़ीस भी उनको रीपे हो जाती है, साथ में उन्हें अपना आधार कार्ड और जो उनका पहचान पत्र है, जो उनके जाति प्रमाण पत्र है, वो आप लगा देंगे तो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरी हेल्प मिलती है इस चीज़ में। तो बच्चों के लिए काफ़ी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो बिल्कुल इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। जी शमा जी, और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अक्सर हमने देखा है जो न्यू स्टूडेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट को लेके उनके दिमाग में चल रहा होता है कि क्या डॉक्यूमेंट लेना है, क्या सबमिट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि गलती हो, लेकिन हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि आप उन सारे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बताएं कि आखिर अगर आप भी BDS के लिए वेरिफिकेशन के लिए सेकंड काउंसलिंग में जाने वाले हैं तो क्या गलती ना करें। देखिए, उसके लिए तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जांच के ले जाएं, साथ में एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले जाएं, ओरिजिनल्स, फ़ोटोकॉपी, आपका खुद का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, उसमें आपके मार्क्स का कार्ड होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड, आपकी मार्कशीट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी जन्म प्रमाण पत्र हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, आपका 10th और 12th का मार्कशीट है, आपके आधार कार्ड है, इसके अलावा और कोई पहचान पत्र है तो वो, या फिर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं और आप यहाँ लेना चाहते हैं एडमिशन तो भी आप ले सकते हैं, बस आपको अपने स्टेट का लगाना पड़ता है कि आप किस स्टेट से हैं। तो ये सारा इतना मुश्किल नहीं है जितना कभी कभी हो जाता है, कुछ पेपर वर्क में उलझ जाते हैं बच्चे, हो जाता है, लेकिन इट्स ओके, इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल बच्चे उसमें, और इतना मुश्किल आती भी नहीं है यूजुअली, तो इट्स गुड, दे कैन डू। शमा जी, जिस तरीके से आपने भी कहा कि दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी दूसरे स्टेट में आके जो एडमिशन ले सकते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होती है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अगर हमारे स्टेट का बच्चा जो है वो एडमिशन ले रहा है तो वो इजीली उसके लिए प्रोसेस हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरे स्टेट का स्टूडेंट अगर हमारे स्टेट में एडमिशन ले रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसी माइनर सी प्रोसेस होती है जिसको देखते हुए उससे गुजरना होता है, उसका वेरिफिकेशन जो होते हैं उस अकॉर्डिंग होते हैं। देखिए, केवल वेरिफिकेशन ही होता है, बाकी तो आपके डॉक्यूमेंट्स बाकी जगह भी उन्होंने 12th पास किया ही होता है, नीट उन्होंने दिया ही होता है, तो केवल आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का ही आपको अपना पहचान पत्र, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से बस आपको वो लगाना होता है। तो एक्स्ट्रा आपको बहुत कुछ इसमें एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, 2-3 आपके पेपर्स एक्स्ट्रा लगते हैं, दैट्स इट। जी शमा जी, जो अभी 12th क्लियर करेंगे और जो कर चुके हैं अब सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, और जो अभी 12th पढ़ रहे हैं और आगे चल के उनके दिमाग में है कि मुझे PDS करना है, MBBS करना है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे?
देखिए मोस्टली जो बच्चे 12th में होते हैं उनका सपना एमबीबीएस करने का ही होता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो ये बीडीएस को अपना फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं। लेकिन मैं उन सभी बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि बीडीएस बहुत अच्छी ब्रांच है, अभी इवॉल्विंग प्रोसेस में है, तो इसमें आगे चल के बहुत स्कोप है। तो आप इसको बिल्कुल एमबीबीएस से कमतर ना समझें। इसमें रेवेन्यू जनरेशन का भी उतना ही स्कोप है, इनफैक्ट कई बार उससे ज़्यादा ही होता है जितना हम एमबीबीएस डॉक्टर्स को देखते हैं। तो आप में अगर स्किल्स हैं, आप उसे करना चाहते हैं, आप उतनी मेहनत कर सकते हैं। मेहनत तो आपको हर चीज़ में करनी ही पड़ेगी, आपका कोई भी फील्ड हो। तो अगर आप उतना कर सकते हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत अच्छा ब्रांच है। आप बिल्कुल इसे आप फर्स्ट ऑप्शन की तरह भी देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसके लिए जाइए, आपको इसमें बहुत स्कोप मिलेगा। जी शमा जी, अक्सर एक चीज और होती है कि जब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ एक प्रेशर जो है वो उनकी स्टडी से जनरेट होता ही है। साथ ही साथ पेरेंट्स का भी जो प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों पर प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर स्टूडेंट गलती भी नहीं कर रहा हो ना, तो प्रेशर के चलते वो गलती कर देता है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि आजकल बच्चों का टॉलरेंस लेवल काफ़ी कम हो गया है, पेरेंट्स का भी हो गया है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आजकल फील्ड्स बहुत सारी हैं, अगर किसी चीज़ में बच्चा आपका अच्छा नहीं कर रहा है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ना बच्चों के लिए ना पेरेंट्स के लिए। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को लेके इतना परेशान ना हो, इतना प्रेशराइज मत कीजिए बच्चे को। इस फील्ड में नहीं तो किसी और फील्ड में वो अच्छा कर सकता है। तो इट्स अ लाइफ जर्नी है, आप प्लीज़ उसे एंजॉय करने दीजिए, खुद भी कीजिए और अपने बच्चे के साथ कीजिए। तो बिल्कुल भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं हर चीज़ के लिए, पहले तो इतने नहीं हुआ करते थे। तो आजकल आप इतना प्रेशर में तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना बच्चों को ना पेरेंट्स को। तो यू कैन टेक इट ईजी। जी शमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस से साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर बीडीएस कितना इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा आपने, डॉक्टर शमा श्रीवास्तव ने हमें बताया कि किस तरीके से बीडीएस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बीडीएस में अप्लाई करने की क्या प्रोसेस होती है, सेकंड काउंसलिंग जो है वो जारी है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर हम स्वराज करियर में चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।